हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल देखिए हमने ये पढ़ा था, ठीक है, राउल्ट के नियमानुसार पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए कि जो आपसे आपेक्षिक अवनमन होता है वाष्प दाब में विलयन के, वो किसके समानुपाती होता है? अबाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के, ठीक है, मोल अंश के बराबर होता है। आगे देखिए इसमें क्या है, आपको पता है कि जो तनु विलयन है, तनु विलयनों में तो क्या होता है, जो सोल्यूट है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तनु विलयनों के लिए कि जो Na है, ए से क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? सोल्यूट को। वो बहुत ही कम होता है Nb से। Nb किसे बोलते हैं? सोलवेंट के मॉलिक्यूल को। तो जब ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, Na को कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा है। तो अगर हम Na को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल जो कहना चाहिए जो वाष्प दाब वो किसके बराबर हो जाएगा? सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो ये इसे इसे क्या है, अगर हम Na को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो तब हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। कुछ नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है। आदर्श जो है एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, कल्पना की हुई होती है, एक्चुअल में आइडियल कंडीशन नहीं होती। ठीक है, नियर टू आइडियल हो सकती है बट कंप्लीटली आइडियल नहीं होती है। तो क्या है आइडियल सॉल्यूशन? वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा इसका, बेंजीन प्लस टोलुइन का विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन के गुण, दोनों विलयनों को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के बराबर होता है। इसका पॉइंट का मतलब देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, 5 ml सोल्यूट मिलाया, ठीक है, और 10 ml आपने सोलवेंट मिलाया, तो इन दोनों को जोड़ के जो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? 15 ml। अगर ऐसा हो रहा है तब तो वो आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? आदर्श है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए 14 ml बना या 10 ml बना या 16 ml बन गया, तो वो कैसा होगा? अनादर्श विलयन। ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि अगर आपने सोल्यूट को सोलवेंट में मिलाया तो एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन का मतलब ना ही तो हीट निकलनी चाहिए और ना ही हीट आपको डालनी चाहिए, अपने आप से मिक्स हो रहा हो, कुछ नहीं करना पड़े। ठीक है, सेकंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। तो इसका अपोजिट आपके अनादर्श विलयन हो जाएंगे कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन। इनका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, H2O प्लस C12 H22O11, ये क्या है आपका? चीनी का और जल का विलयन है। ठीक है, तो जो अनादर्श विलयन है वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन भी प्रदर्शित कर सकते हैं और ऋणात्मक विचलन भी प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, ये तो छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी आपकी। नेक्स्ट है परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि। ये थोड़ी मोस्ट है, याद कर लेना, इसे आती है ये एग्जाम में। तो क्या है बर्कले तथा हार्टले विधि? सबसे पहले इस उपकरण के बारे में समझिए। देखिए एक टैंक है, ये बना हुआ है आपका, जिसमें 2 ओपनिंग है, एक ओपनिंग ये है और एक ओपनिंग ये है। यहाँ पे जल दाब मापी लगा है और यहाँ पर ये इस ओपनिंग पे एक पिस्टन लगा है जिससे कि आप इस पर प्रेशर लगा सको। ठीक है, मैनोमीटर लगा हुआ है प्रेशर मीजर करने के लिए। तो कैसा है, इसमें 3 पार्ट हैं, इस अपरेटस के 3 पार्ट हैं अंदर। एक पार्ट में तो भरा हुआ है जल यहाँ पे, और दोनों पार्ट में भरा हुआ है विलयन, ऊपर भी और ये भी। ये विलयन है, रेड रेड कलर से, वाटर को हम ब्लू कलर से बना देते हैं। ये आपका पानी है।
ठीक है, यहाँ से आपने इसमें पानी डाला और जहाँ पे पानी डाल के ये केस नली लगी हुई है ये वाली, और इससे जहाँ तक पानी का लेवल गया उसे आपने मार्क कर दिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक है ये लेवल पानी का। अब क्या है, अब आपको पता है कि यहाँ भी बिलियन है और यहाँ भी बिलियन है। ठीक है, अब होना क्या है, परासरण की प्रक्रिया आपने पढ़ी है, कुछ करना तो होता नहीं है। क्या करेंगे, जल के पार्टिकल, और इसमें ये वो भी लगी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो मैंने पिंक कलर से दिखाई ना, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो आपको पता है अर्धपारगम्य झिल्ली की ये विशेषता होती है कि वो ओनली सोलवेंट के मोलिक्यूल को अपने में से होकर गुजरने देती है, सोल्यूट के पार्टिकल्स या सोल्यूशन के पार्टिकल उसमें से नहीं जा पाते। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपको पता है ये भी बिलियन है, ये भी बिलियन है, बिलियन की कंसंट्रेशन सांद्रता अधिक होगी इन कंपैरिजन टू वाटर। तो क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलकर बिलियन में जाने लगेंगे। चलती रहेगी ये प्रोसेस, इसी प्रोसेस को तो परासरण बोल रहे हैं। अब एक टाइम आएगा कि परासरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। वो कब रुकेगी, जब बिलियन की और पानी की सांद्रता एक समान हो जाए। ठीक है, अब देखिए परासरण की प्रक्रिया चल रही है, तो जब परासरण की प्रक्रिया चलेगी तो ये जो मिनिस्कस आपने जो ये मार्क किया था केस नली में, ये नीचे गिरेगा, क्योंकि जो पानी है वो यहाँ से निकलकर बिलियन में जा रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि परासरण की प्रक्रिया हो रही है। अब क्या करना है आपको, यहाँ जो ये पिस्टन लगा हुआ है इससे आप प्रेशर लगा रहे हो, इस पर प्रेशराइज करना है। अब अगर आप प्रेशराइज करोगे तो इसके अंदर प्रेशर पड़ेगा सॉल्यूशन पर, तो सॉल्यूशन में से जो सोलवेंट यानी कि जो जल के मॉलिक्यूल हैं वो निकलकर फिर से इसमें आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक ही निकल सकता है, विलेय तो निकल नहीं सकता। ठीक है, परासरण की प्रक्रिया हुई। आप एक काम कीजिए, जैसे ही मिनिस्कस नीचे जाता है, एक टाइम आएगा परासरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो मान लीजिए जो पानी का लेवल है वो लेवल कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया। तो आप इस लेवल को मार्क कर लो। ठीक है, और फिर प्रेशर लगाओ, तो वो पानी का, और फिर से आप इस लेवल को इतना प्रेशर लगाओ कि ये पानी का जो लेवल है केस नली में यहाँ तक ही चला जाए जहाँ तक मिनिस्कस था। पानी तो अपनी जगह आ गई, और उसके बाद ये जो मैनोमीटर है इससे हम प्रेशर मेजर कर लेंगे कि कितना प्रेशर इस पर हमने लगाया है, और उसी प्रेशर को बोलते हैं परासरण दाब। इसी तरीके से इसमें क्या करते हैं, बर्कले हार्टले विधि में प्रेशर मेजर करते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, एक बार देखिए, सुन लीजिए। हमने एक टैंक लिया, मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे ये हमने वो लगाया हुआ है पिस्टन, यहाँ पे मैनोमीटर है, ये पूरा हमारा जो है एक टैंक है, इस तरीके का टैंक है जिसमें अंदर 3 चैम्बर हैं। इसमें बिलियन, एक चैम्बर ये है, इसमें हमारा H2O भरा हुआ है, इसमें हमारा सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें भी हमारा सॉल्यूशन भरा हुआ है। हमने यहाँ से पानी डाला, इसमें H2O डाला, और ये जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, पानी डाला और यहाँ तक पानी भर दिया। अब क्या होगा, परासरण की प्रक्रिया होगी। मान लीजिए ये जो लेवल है यहाँ पर आ गया और फिर यहाँ पे रुक गया, तो परासरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। फिर हम क्या करेंगे, पिस्टन की सहायता से इस सॉल्यूशन पर प्रेशर लगाएंगे, तो पानी फिर से क्या होगा, पानी अर्धपारगम्य झिल्ली से फिर से निकल के आएगा और कहाँ पहुँच जाएगा, इसी लेवल पर। अब जो प्रेशर हमने लगाया उस प्रेशर को हम मेजर कर लेंगे, और इसे क्या बोलते हैं, परासरण दाब। इजी विधि है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है आपका क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन बोलते हैं बढ़ने को। ठीक है, अवनमन कम होना, उन्नयन बढ़ना। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वैसे तो आप क्वथनांक जानते ही हैं कि वो पॉइंट जिस पर कोई द्रव क्या करना स्टार्ट कर देता है, बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, बाष्पित होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि बाष्प दाब जब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव में घोलते हैं तो द्रव का बाष्प दाब कम हो जाता है, अतः विलयन का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी, अतः विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलयन के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक हो जाता है।
देखिए इसमें क्या है, आप जनरली समझिए बात क्या है। आप एक सिंपल पानी को बॉईल कीजिए, दूसरा उस पानी में आप दाल डाल दीजिए, दाल डालने के बाद बॉईल कीजिए, तो क्या होगा, जिस पानी में आपने दाल डाल दी वो देर से बॉईल होगा और पानी जो है जल्दी बॉईल हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो दाल आपने उसमें डाल दी है ना, तो बॉईल करने का मतलब क्या है, पानी की वाष्प बननी स्टार्ट हो जाती है, वाष्पित होने लगता है। तो रीज़न वही होगा जो अभी मैंने अवनवन में बताया था। क्या है कि पानी के अंदर भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई। एक सिंपल पानी है, ये तो ऐसे ही चला जाएगा, ऊपर की सरफेस वाष्प बनने लगेगी। लेकिन एक क्या है, इसमें दाल के दाने पड़े हुए हैं, तो पानी को बच के जाने में टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ऊर्जा कहाँ से दोगे आप? टेम्परेचर बढ़ा के ही तो ऊर्जा दोगे। ठीक है, इस तरीके से है। फिलहाल वीडियो लंबी हो गई है, तो ये क्वथनांक का उन्नयन जो है मैं आपको कल पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए इतना ही, फिर वीडियो और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी।